ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को म्यूट किया है। पहले आप बात सुन लीजिए। सभी साथियों को सादर नमस्ते, गुड इवनिंग। और एक बात का ध्यान रखिए सभी लोग कि बीच बीच में हम लोग समझदार होते हुए भी जब बहुत सारी चर्चा करते हैं, अनावश्यक बीच में बोलते हैं कि मेरा प्रश्न, मेरी बात, तो उस विषय इन सब कार्यों से आपकी इस प्रकार की जो आदत है, इससे बड़ी तकलीफ़ ये होती है कि हम लोग अपना काम ठीक से बिल्कुल नहीं कर पाते हैं और ठीक से जो है हमारा इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हो पाता है। अभी हम तुरंत इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। पहले पीजीटी टीजीटी हिंदी का होगा, उसके बाद में पीजीटी टीजीटी इंग्लिश का होगा, फिर पीआरटी का हो सकता है। समय फिक्स है, अभी 10:15 हुए हैं। हम 15 से 20 मिनट पीजीटी टीजीटी हिंदी को देंगे और उसके बाद उतना ही समय हम इंग्लिश को देंगे और उसके बाद उतना ही हम पीआरटी को देंगे। तो एक साथ जो है इंटरव्यू के जो प्रश्न मैं करूँगा तो 3 से 4 लोगों को स्क्रीन पर लूँगा। आप लोगों को अगर आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है तो फटाफट उसका आंसर दें। एक साथी को अगर नहीं आता है तो दूसरा साथी जो है उसका जवाब दे सकता है, लेकिन पहले व्यक्ति ने जो या जितना जवाब दे दिया है, जो पॉइंट्स बता दिए हैं, वो रिपीट ना करें, है ना। हमारा इस साक्षात्कार का, इस प्रकार का जो स्क्रीन वाला ये मॉक इंटरव्यू है ऑनलाइन, इस साक्षात्कार का एक ही उद्देश्य है कि आपको ओरिजिनल साक्षात्कार के लिए तैयार करना। आपके मन में जो भी झिझक है, जो भी तनाव है, जो भी घबराहट है, जो भी शंका है, संदेह है, वो मिट जाए और आप परफेक्शन के साथ जाएं। आपके अंदर कोई कमी अगर है किसी भी प्रकार की, चाहे वो इंट्रोडक्शन में है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, तो उस कमी को आप दूर कर सके। अगर सब्जेक्ट और कंटेंट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपकी कोई कमी है तो अभी आप पर्याप्त समय आपके रहेगा, उसमें आप उसकी ठीक से तैयारी कर सके, ये उद्देश्य है। और इसके लिए हम पूरी तरह से, मैं बता रहा हूँ कि हमेशा हम जो काम कर रहे हैं ये ओनली एक हॉबी है मेरी, ये समझ लीजिए। और ये यूट्यूब का चस्का जब से लग गया था कोरोना टाइम्स में, तब से ये बीच बीच में मैंने 1-2 साल तक तो यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाए नहीं, ऐसे ही छोटे मोटे स्कूल के या कोई में डाल दिया करता था 1 आध महीने में। लेकिन जब बहुत सारे साथियों का भी ये इस रिज़ल्ट के चक्कर में बात हुई, इंटरव्यू के चक्कर में बात हुई, और मुझे ऐसा लगा, मैंने जो पिछले 10-11-12 साल में अनुभव किया है कि अभी शिक्षक जो साक्षात्कार दे रहे हैं तो बता दें केवीएस इनका सपना है, केवीएस के बिना जी नहीं सकते, बचपन से केवीएस का टीचर बनना चाहते हैं और इस बार टीचर नहीं बने, सिलेक्शन नहीं हुआ तो सपना टूट जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और ये सब बातें हर शिक्षक साक्षात्कार से पहले और सिलेक्शन से पहले हमेशा बताता है। लेकिन मैंने 11 वर्ष में अनुभव किया है कि जब हम शिक्षक बन जाते हैं, हमारी बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है, बढ़िया सुविधाएं मिलने लगती है, तब जिसने हमें नौकरी दी, जिसने हमें हमारी इस योग्यता को रिकॉग्नाइज किया, जिसने हमें मान सम्मान दिया, हम फिर उनकी सेवा पर, उसके प्रत्येक काम पर हम प्रश्न खड़े करते हैं और ऐसा अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं जैसे हम पीड़ित है और केंद्रीय विद्यालय संगठन हमको किसी न किसी रूप में हमारा शोषण करने वाला है या पीड़ा पहुंचाने वाला है और यहाँ लोकतंत्र नहीं है। इस तरह की बातें होने लगती है सोशल मीडिया पर। जो लोग पहले से शिक्षक बने हुए हैं, बहुत बेहतर वेतन और सुविधाएं पा रहे हैं, उनमें से कई लोग इस तरह का विचार भी रखते हैं। तब मेरे मन में आता है कि क्यों नहीं, जो लोग बाई चॉइस इस सेवा में आना चाहते हैं, जो लोग सच में शिक्षक को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोफेशन को समझते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में, इस संगठन में शिक्षक बनना वास्तव में गौरव की बात है और वो इसमें कुछ रिफॉर्म कर पाएंगे, कुछ क्रांतिकारी इस केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन कर पाएंगे और थोड़ा सा अपना आधा 1 घंटा समय दे करके लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का प्रयास कर पाएंगे। और अगर उनको इसके लिए मैं मार्गदर्शन करूं तो इसमें मेरा क्या जाता है, क्योंकि मैं 30 वर्ष का जो मेरा अनुभव है, करीब 10 वर्ष में पीआरटी टीजीटी रहा हूं, 10 वर्ष में पीजीटी रहा हूं और 11 वर्ष से मैं प्रिंसिपल हूँ।
इसलिए मैं हमेशा रात दिन ये सोचता हूँ कि जिस केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हमें सड़क से उठाकर, जीरो से उठाकर हीरो बनाने की गति में हमें हमेशा साथ दिया है, हमारे प्रगति में, हमारे मार्ग में बाधाएं तो बहुत डालने वाले लोगों ने डाली है, लेकिन अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हमारी क्वालिटी को पहचाना है, हमें बहुत कुछ करने का मौका दिया है। और इस संस्था में रहकर हमने हमेशा एक स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को बनाए रखा है। तो ऐसी संस्था में जब अच्छे लोग आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं 10,000 लोगों से जुड़ा हूँ और रात दिन उनके साक्षात्कार की तैयारी में लगा हुआ हूँ, निःशुल्क ये सब तैयारियाँ करवा रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत इसमें कोई लाभ हानि नहीं है, मुझे किसी से कोई एक पैसा ना फीस का लेना है, ना आज ना कल ना परसों, लेकिन अपने स्वास्थ्य को भी कभी कभी दांव पे लगा करके मुझे ये काम करना पड़ता है। उसका एक ही कारण है कि हम बेहतर शिक्षकों को इस संस्था में लाएं, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उनके जीवन में बेहतर बदलाव आए। और वो सब शिकायतें जो अभी ये चल रही है बातें, जब आप बन जाएं तो आप जब कोई शिकायत करेंगे तो तब हम आपको कहीं भी मिलेंगे तो कह पाएंगे ये सारी चीज़ें कि भाई जब आप केवीएस में नहीं आए थे तब आपकी स्थिति क्या थी और अब आप केवीएस में आ गए। केवीएस में आते ही लोग यहाँ शिक्षक संघ का सदस्य बन जाते हैं, कुछ लोग आते ही नेतागिरी करने लगते हैं, कुछ लोगों के लिए सारी चीज़ें, अपने अधिकार और सुविधाएं अपने प्रायोरिटी पे रहती है, और कभी कभी अपना कर्तव्य और वो बच्चा जो सामने क्लास में बैठा है वो जब प्रायोरिटी में नहीं रहता, उसके लिए जब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं कर पाते, उसके जीवन में बदलाव के सकारात्मक प्रयास नहीं कर पाते, तब बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे तो एज ए प्राचार्य देखते हुए होती है, लेकिन उस पेरेंट्स को कितनी तकलीफ़ होगी जिसका बच्चा वो एक भरोसे के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन में भर्ती करता है, प्रवेश दिलाता है। चलो अभी इतना ही काफ़ी है, और 5 मिनट मैंने आप लोगों को ज्ञान दे दिया जो देने की बीमारी है। और अब हम आप स्टार्ट करते हैं कि आशीष द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं। छाया मैडम का पहले बढ़िया सा इंटरव्यू हो गया था, लेकिन हम आपसे भी ज्ञान ग्रहण करेंगे। और स्वीटी सिंह आप हिंदी के लिए हैं, मैं आप ये भी खोल रहा हूँ, ज़्यादा लोग बोलेंगे नहीं, मैं केवल हिंदी का, आप जितना कम बोलेंगे उतनी जल्दी हमारा इंटरव्यू जो है बढ़िया तरीके से संपन्न हो पाएगा। तो मैंने आप लोगों का ये अनम्यूट कर दिया है सबका, आप लोग अपना म्यूट करके रखिए। ये स्वीटी सिंह, आपका टीजीटी पीजीटी हिंदी है ना स्वीटी? सब पीआरटी सर, पीआरटी के लिए। अच्छा, पीआरटी थोड़ी देर बाद। और अब मुझे बताइए और कौन है जिनका हिंदी में है नाम? सर हमारा नहीं, अरे आशीष द्विवेदी जी का हो गया आपको। लर्निंग नेहा राजपूत 2। नेहा राजपूत, आपका कैमरा लगता है ठीक नहीं है, आपका तस्वीर बहुत धुंधली आ रही है। और कौन है भाई? जी सर मैं हूँ शैली गुप्ता। सर मैं मीनाक्षी जी टीम। एक मिनट, नेहा राजपूत, और अब आप गुप्ता मैं कुमार टीजीटी एंड पीजीटी से। अच्छा, एक सेकंड, जो पहले इसमें शामिल नहीं हुए बताया। दिव्या गुप्ता, आप हिंदी के लिए हो? दिव्या जी सर। ओके, ठीक है। अब अभी अपने माइक म्यूट कर दीजिए सारे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गलत सलत आवाज़ आ रही है, इको हो रहा है। नेहा आप भी बंद करो, अपना माइक म्यूट करो। लगता है आवाज़ आपकी यहाँ से आ रही थी, आपका माइक म्यूट होते ही सब आवाज़ गायब हो गई। जब आंसर दें आप केवल उतना ही खोल के रखिएगा, और अगर उसमें अगर इको होगा या डिस्टरबेंस होगा तो मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, अब आवाज़ नहीं, बिल्कुल भी अब कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। अब इंटरव्यू शुरू हो रहा है हमारा, वैसे ही 2-3 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है। चलो भाई, आवाज़ नहीं। दिव्या गुप्ता,
ये स्वेच्छा पांडे में मैं ये जो भी अब माइक ऑन करा मैं रिमूव कर दूंगा इनको, क्योंकि मीनिंग नहीं है। अगर किसी की भी आवाज़ आएगी मैं रिमूव कर दूंगा। चलो हम शुरू करते हैं दिव्या गुप्ता जी से। दिव्या गुप्ता जी, आप अपना परिचय दीजिए। आप किस पद के लिए आए हैं और आप क्या बताना चाहते हैं अपने बारे में? स्वागत है आपका। प्रणाम सर, मेरा नाम दिव्या गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले से हूँ। मैंने अपनी विद्यालय शिक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड से प्राप्त की। मैंने अपना स्नातक, परास्नातक और बीएड की परीक्षा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से पूर्ण की। मुझे जैविक बागवानी करना और प्रेरणादायक गीत सुनना पसंद है। मैं बहुत आशावादी और संघर्षी हूँ। बढ़िया, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। चलिए नेहा राजपूत, आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में कुछ बताएं। प्रणाम सर। जी। प्रणाम सर, मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले की मूल निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बदलापुर जौनपुर जिले से सरस्वती शिशु मंदिर से पूर्ण हुई है और मेरी 10वीं और 12वीं की परीक्षा मैंने यूपी बोर्ड से उत्तीर्ण की है। उसके पश्चात स्नातक मेरा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से 2009 में मैंने उत्तीर्ण किया है और मैंने अपना बीएड 2011 में मेरठ यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। और मैं एक सहज और आत्मसंयमी, आत्मविश्वासी स्त्री हूँ और मैं कभी भी जीवन से हार न मानने में विश्वास रखती हूँ, किसी भी परिस्थिति में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हम आपसे आपके आत्मसंयम के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आशीष द्विवेदी जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी सर। यस। सर, मैं आशीष कुमार द्विवेदी बुंदेलखंड के बांदा जिले का निवासी हूँ। मेरी सर प्रारंभिक शिक्षा यहीं बांदा जिले में सरस्वती विद्या। नेहा, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए जब तक। और उसके बाद स्नातक और परास्नातक मैंने एमए बीएड किया बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से। और सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किया। और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय के पेपर में 142 मार्क्स टीजीटी में हिंदी में और पीजीटी में 120। हाँ चलो, अपना परिचय जब देते हैं तो वहाँ मार्क्स नहीं बताना है हमें, यहाँ आपने बता दिया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है ना। जी सर। ठीक है। अभी मैं पहला प्रश्न आपसे पूछता हूँ। देखिए कि हिंदी भाषा आप पढ़ाएंगे, आप ये बताइए कि केंद्रीय विद्यालय में से या सभी विद्यालयों में हिंदी एक भाषा के रूप में सामान्यतः पढ़ाई जाती है। इस भाषा को पढ़ाने का क्या महत्व है? एक्चुअल में हिंदी पढ़ाने की क्या ज़रूरत है विद्यालयों में, जबकि चारों तरफ इंग्लिश का बोलबाला है, ऐसा लगता है, और बिना अंग्रेजी के लोगों की जो है प्रगति संभव नहीं है, ऐसा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से बच्चों की अभिरुचि हिंदी अध्ययन के प्रति पैदा करेंगे? आशीष जी बोलिए आप। सर, हिंदी विषय का महत्व इसलिए भी क्योंकि हमारे देश में जो अधिकांशता यहाँ की जनता है वह जनसंपर्क, हम लोगों की जो विचार विनिमय की भाषा है उसमें हिंदी भाषा ही प्रयुक्त होती है। इंग्लिश भाषा बुरी नहीं है, हमें सीखना चाहिए उसे भी, लेकिन सर हम लोगों की जो आपस में संचार का माध्यम है वो हिंदी भाषा के बिना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की अधिकांशता यहाँ की जो जनता है वो हिंदी भाषा ही बोलती है। इसलिए हम अपना बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी ओके। आशीष जी, अब अपना माइक म्यूट करो और नेहा बताएगी अब अपना। नेहा, इसी प्रश्न के जवाब में जो पॉइंट्स और आप ऐड करना चाहती हैं बताइए। अपना माइक म्यूट करो पहले, आपने माइक अनम्यूट नहीं किया है। यस, सॉरी सर। बोलिए। सर, सबसे पहले तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और यदि हम ही हिंदी को पहली वरीयता नहीं देंगे तो फिर हम किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो सर मेरा ये मानना है। और ये मैं सर ना मतलब मुझे बहुत ऑफर मिले कि मतलब एज ए पीआरटी टीचर या फिर मतलब मदर टीचर या कोई और सब्जेक्ट में पढ़ाऊं, पर मैंने कभी मतलब हिंदी को छोड़ के कभी कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया। मुझे अपनी मातृभाषा से इतना लगाव है। और सर हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी का इतिहास मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत
अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हाँ कैसे हिंदी का उद्भव हुआ, विकास हुआ, जिससे उनके अंदर थोड़ी जागरूकता पैदा होगी हिंदी के लिए। क्योंकि बहुत से लोग अभी अवगत ही नहीं है, मतलब बच्चे जो है वो अवगत ही नहीं होते कि हाँ हिंदी का क्या उद्भव है, क्या विकास है। तो मेरा ये मानना है कि सर्वप्रथम हमें थोड़ा सा उनको इसके विषय में बताना चाहिए, तो जरूर उनको उससे थोड़ा जुड़ाव होगा। अच्छा ठीक है, छाया मैडम आप कहाँ गायब हो गई? आपसे पूछना था अगला प्रश्न। या नेहा राजपूत से हो गई बात? दिव्या जी, दिव्या हिंदी के लिए और कौन है यहाँ पर अभी? सर इसका आंसर मैं दूं? हाँ नेहा, अपना माइक म्यूट करो। कौन देना चाह रहा है? सर मैं सर इसका आंसर मैं देना चाह रही हूँ। सर रचना मिश्रा। हाँ बोलिए बोलो। सर हिंदी हमारी मातृभाषा और हिंदी हमारी राजभाषा भी है। मुझे लगता है कि भारत का नागरिक होने के नाते हर बच्चे को हिंदी आना जरूरी है, और हमारे NEP 2020 में भी ये बात कही गई है कि हर बच्चे को कक्षा 8 तक उसकी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। हाँ। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी भाषाओं का समाहित करने की क्षमता है। हिंदी एक बड़े विशाल वृक्ष की तरह है और बाकी भाषाएं एक उसके पत्ते की तरह है। चलो अच्छी बात है। और कौन है जो इस प्रश्न के उत्तर में अब बाकी पॉइंट मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। पूनम ऐड करना चाहती हूँ। मैं देना चाहती हूँ शैली गुप्ता। हाँ शैली गुप्ता बोलिए। शैली गुप्ता जी धन्यवाद सर। बोलो। धन्यवाद सर। सर हिंदी अपना माइक अपना ये कैमरा ऑन करो। हाँ यस बोलो। प्रणाम सर। हाँ जी सर हिंदी को हम सर कैसे आजकल नौकरी में जोड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग हिंदी को इसीलिए हिंदी उपेक्षित हो रही है कि लोगों को लगता है कि हिंदी में नौकरी के बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं है, बट सर ऐसा नहीं है। अभी हम PGDT का कोर्स कर बहुत सारे कार्यालयों में अनुवादक के रूप में, वरिष्ठ या कनिष्ठ अनुवादक के रूप में बहुत अच्छे तो हम वो बता सकते हैं लोगों को कि कैसे नौकरी के क्षेत्र में भी आज हिंदी पीछे नहीं रह गई है, बल्कि उसके बहुत सारे स्वरूप हैं जिसके वजह से हम उस हिंदी में अपना जीवन यापन भी बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से कर सकते हैं। चलिए ठीक है। और कोई नया पॉइंट? कोई इन लोगों ने जो नहीं बोला कोई नया पॉइंट? सर मैं पूनम इसमें ऐड करना चाहती हूँ। सर पूनम मिश्रा मैं सर ऐड करना चाहती हूँ इसमें। हाँ हेलो बोलो। मैं भी कुछ ऐड करना चाहती हूँ। सर मुझे मौका दें। अरे बोलो ना पूनम मैडम जल्दी से। हाँ सर जहाँ तक बात 12वीं को हिंदी पढ़ाने की हो रही है, तो मुझे लगता है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। अगर बच्चों को हिंदी साहित्य पढ़ाया जाए तो वो हमारे समाज में क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या पहले चल रही थी, क्या अब चल रही हैं, ये सारी चीजों से अवगत हो सकेंगे और वह बेहतर तरीके से समाज को समझ सकेंगे और उसमें अपना योगदान दे सकेंगे। चलो ठीक है। एक प्रश्न हमारा हुआ, आप लोगों ने अपने हिसाब से। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ सर। एक तो मैं और पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ। जल्दी बोलो फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे। हाँ सर, एक पॉइंट ये है कि हिंदी में हम अभी मेरा बेटा बहुत मुझे परेशान कर रहा है सर। चलो बाद में बात कर लेंगे। एक विषय कोई बात नहीं। ओके आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं। बाकी लोग अपनी ये म्यूट कीजिए माइक। गुलाब सिंह जी यस। चलिए ठीक है। मुझे बार बार जो कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कोई भी अपना माइक मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ इसमें। जल्दी से जोड़ दो जो जोड़ना है, फिर मैं दूसरा बात करना है। बोलिए। सर मैं बच्चों को बोलूंगी कि बच्चों हिंदी जो है वैसे तो कोई भी आजकल प्रायोरिटी नहीं दी जाती है हिंदी को, इंग्लिश पे और क्षेत्रीय भाषा पर हमारे जो कि हमारी NEP में भी जिक्र किया गया है, उस पर फोकस किया गया है। लेकिन बच्चे हिंदी लेने के लिए तैयार नहीं होते। मैं उन्हें उनकी रुचि हिंदी की तरफ ऐसे बोल के भी बढ़ा सकती हूँ कि बच्चों अगर आप पहले तो हिंदी विश्व की 3री नंबर की भाषा है जो अधिकतर बोली जाती है और भारत में भी अधिकतर प्रदेशों में अधिकतर प्रदेश जो वो हिंदी भाषी हैं, इसलिए हमें हिंदी का प्रयोग हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और अगर क्षेत्रीय भाषा हम प्रयोग करेंगे तो क्षेत्रीय भाषा सिर्फ एक
पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, जबकि हिंदी हम अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा कोई बच्चा है जो नॉर्थ साउथ का है ओके, और ठीक है, उसकी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो ये जब ओके भी सर। हम आप लोग एक बात का ध्यान रखिए हमेशा कि हमें भाषण सुनाना नहीं जा रहे हैं, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ टू द पॉइंट कुछ खास बातें इस तरीके से रखिए कि गागर में सागर वाला उत्तर हो, ठीक है ना। मैं लास्ट में आप लोगों को सजेशन में ये सारी चीज़ें बता दूंगा, ओके। ओके सर सर। मैं भी बोलना चाह हाँ, आप सर मैं भी सुशील बोलना जी, आप चाहूँगा। सुशील जी, मैं आपसे दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दें, जी सर। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि हिंदी भाषा शिक्षक जो है उसकी क्या क्वालिटी, उसकी क्या गुण उसमें होना चाहिए, उस एक अच्छे भाषा शिक्षक की क्या विशेषता होती है जो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में देने जा रहे हैं? सबको नमस्कार है सर। मेरे हिसाब से एक हिंदी भाषा के शिक्षक को सबसे पहले अपनी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, एक अच्छा संप्रेषण का गुण होना चाहिए और उसमें सरलता होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को आसानी से अपनी चीज़ों को समझा सके और बच्चों तक पहुंच सके। चलो, ये जो पॉइंट बताया है सुशील जी ने, इसको छोड़कर रचना आप क्या ऐड करना चाहेंगी? सर हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी एक, जैसे कि आपने कहा कि हिंदी के एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, तो सर सबसे पहले उसको उच्चारण सही आना चाहिए, हिंदी का सही उच्चारण आए जिससे कि बच्चे उसी सही शब्दों को सीख सकें। और इसके अलावा सर एक शिक्षक के अंदर हिंदी भाषा के शिक्षक जो भी एग्जाम्पल लेते हैं लाइव ले, कि जैसे सत्या पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के जीवन से जोड़ते हुए लें, जितने भी उदाहरण लें, और जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ सकें और ओके, उसको अपने जीवन में उतार। ठीक है, आपने कुछ पॉइंट अच्छे बताए। और रचना जी, ये रचना रवि के नाम से आप जो जुड़ी हैं, बताइए। जो पॉइंट इन्होंने जी बता सर, दिए उसको रिपीट इंग्लिश- नहीं करना है ना। जी सर। अब सर हिंदी शिक्षक का एक सबसे पहली बात तो उच्चारण अच्छा होना चाहिए, वाचन अच्छा होना चाहिए, उसका स्वर वाचन में एकदम शुद्धता होनी चाहिए और बच्चों को इतनी सरलता के साथ चीजों को बताना चाहिए कि बच्चों उसको समझने में मतलब उनको बिल्कुल भी जरा सी भी परेशानी ना हो और बच्चों का रुचि जागृत करनी चाहिए। गायन उनका गा करके बच्चों को समझाना चाहिए ताकि उनकी रुचि डेवलप हो उसमें। आप लोग देखो, कुछ पॉइंट जो बहुत बढ़िया आ रहे हैं वो नोट करें और हम अपने प्रश्न को 20 लाइन की बजाय केवल 4 लाइन में भी बहुत बढ़िया तरीके से बता सके, टू द पॉइंट, वैसी कोशिश करना है। नेहा राजपूत, आप बताओ क्या सर विषय जोड़ना का चाहते? ज्ञान भी होना चाहिए। अब बीच में तो बाकी सब लोग मत बोलिए, 1 बाय 1। नेहा राजपूत, आप क्या बताना चाहेंगी इसमें? हाँ हाँ सर मेरा ये मानना है कि हिंदी भाषा के शिक्षक को अपने विषय का उचित और सुचारू ज्ञान होना चाहिए। सर्वप्रथम तो सबसे पहले ये बात है। दूसरी बात, हिंदी हमारी अपडेट होती रहती है तो उसके लिए हमें भी अपडेट रहना चाहिए। जो भी नई चीजें, जैसे कुछ चीजों को पहले हम अलग तरीके से लिखते थे, उनका उच्चारण अलग तरीके से होता था और अब अलग तरीके से होता है, तो ये सब चीजें हमें पता रहनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को भी अपडेट कर सकें। चलो बढ़िया। छाया मैडम, आप बताएंगी? आवाज आ रही है? आ रही है। आपके एक परफेक्ट आंसर की हमें ज़रूरत है, बताइए। हिंदी भाषा के जो 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशलों को हम बच्चों के जो है क्रमबद्ध तरीके से अपनी शिक्षण विधियों को अपनाकर उनके अंदर इन कौशलों का विकास करने के लिए विकास करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो आप लोग जब भी इस प्रश्न का उत्तर दें तो 8-10 पॉइंट जो आप लोगों ने बताए वो एक साथ बताएं कि एक अच्छा हिंदी शिक्षक वह होता है जो भाषाई कौशल को प्राथमिकता देता हो, शुद्ध उच्चारण के साथ सरल सुबोध प्रभावी भाषा में अध्यापन करता हो, ठीक है ना, और उसका जो है गद्य एवं पद्य दोनों के प्रति समान अधिकार हो। बहुत सारी बातें जो भी आपने बताई उनको जोड़ करके आप केवल 4-5 लाइन में आंसर परफेक्ट दे सकते हैं
हमें लंबा चौड़ा भाषण देने की ज़रूरत नहीं, इतना सुनेंगे भी नहीं, और अगर हम सुनाएंगे तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप उसको टू द पॉइंट इसको आंसर बनाइएगा सब लोग, और बना कर के बाद में चाहें तो आप तैयार कीजिए, वीडियो बनाइए, मैं भी एक वीडियो अलग से इसके लिए बना दूंगा, है ना। तो ये भाषा शिक्षक की जो विशेषताएं होती है उसमें ये आपको बताना है। ऐसे ही हिंदी भाषा की क्या ज़रूरत है, क्यों बच्चा हिंदी पढ़े, इस पर आप बताइए छाया जी, थोड़ा क्या बताएंगे कि हिंदी भाषा की ज़रूरत क्या है, आखिर क्यों पढ़ाना चाहिए इसको। कुछ लोग कुछ अच्छे पॉइंट बताए थे कुछ लोगों ने, आप क्या इसमें रखना चाहिए, फिर आशीष द्विवेदी जी बताएंगे। हिंदी बता रहा है क्या कोई? नहीं, आप बताओ पहले जल्दी। सर, हिंदी भाषा के माध्यम से हम बच्चों में विभिन्न प्रकार के गुण विकसित कर सकते हैं। जैसे हिंदी में विविधता में एकता है। जैसे हिंदी कई भाषाओं को जो है स्वीकार करती है, तो वैसे ही बच्चों में विविधता में एकता स्थापित करने का विकास होगा, गुण आएगा। चलो ठीक है आशीष जी, अब मैं थोड़ा सा विषय की तरफ आ रहा हूँ। ये अभी हमने दो तीन चार प्रश्न किए हैं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, है ना। अरे मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ बीच में मत बोले, बाद में आप जब मैं नया प्रश्न बोल रहा हूँ उसका उत्तर के लिए बोलना है, बोल सकते हैं कोई भी जो बोलेगा। और मैं वो ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बच्चों को जब रस पढ़ाया जाता है, आप रस को, ये एक तो रस पहले तो है क्या, और इस रस की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए आप कैसे पढ़ाएंगे कि बच्चा जो है वास्तव में रस लेकर रस पढ़े, उसके लिए बड़ा टफ हो जाता है, ठीक है ना। ये रस वाला जो अध्याय है उसके लिए बड़ा नीरस हो जाता है। इसको सरस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बताइए इसके बारे में आशीष जी। फिर छाया मैडम आप भी बताना, आपका पुराना अनुभव है अच्छा इंटरव्यू का। फिर नेहा राजपूत, और जो भी बोलना चाहेंगे वो सब बोल सकते हैं 1 बाय 1। और जो पॉइंट आशीष जी बता देंगे, आज जो भी कोई बताएगा तो अगला पॉइंट आपको बताना है, उसको रिपीट नहीं करेंगे किसी चीज़ को। यस बोलिए सर। सर, रफ टॉपिक पढ़ाने के पहले सबसे पहले तो उनको, जैसे ही कि भोजन हम करते हैं, कोई खट्टा चीज होता है, कोई मीठा चीज होता है, उसमें जो हमको खाने में स्वाद मिलता है, उसी जिस हिसाब से हमको खाने में स्वाद मिलता है, उसी हिसाब से हमको कोई भी कविता पढ़ रहे हैं, कोई भी कहानी पढ़ रहे हैं, या कोई भी निबंध पढ़ रहे हैं, उसमें जो हमको आनंद आता है, उसमें जो रस मिलता है, हमको आनंद मिलता है। जैसे कोई कविता है, सूरदास की ही कविता है, उसमें उसमें श्रृंगार रस का जैसे वर्णन है, तो उसमें जो वे आनंद आता है, जैसे खाना खाने में हम मीठा खाते हैं तो मीठा हमको लगता है, वैसे ही हमको रस की। ठीक है ओके। माया मैडम आप वापस आइए। और मैं बता रहा था कि छाया मैडम, माया आ जाता है रस के चक्कर में। देखो ये जो रस है, रस को हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं खींचना है। जब बात हम आनंद की कर रहे हैं तो स्वाद और आनंद में बहुत अंतर होता है। सुख और रस दोनों एक चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये डिफरेंस हमें करना है। सांसारिक वस्तुओं में हो सकता है रस ना हो, ठीक है। चलो आप बताओ नेहा। सर, रस का अर्थ ही है आनंद, अनुभूति, जिसको हम फील कर सकें, महसूस कर सकें। तो सबसे पहले सर हम उसको रियल लाइफ से जोड़ के बताएंगे। कुछ ऐसे उनको उदाहरण देंगे, जैसे सर एक चौपाई है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई। नहीं सॉरी, ये अलंकार का उदाहरण, सॉरी, ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। चलो ठीक है, छाया मैडम बताओ आप। हाँ आप भी बता सकते, शालू गुप्ता मैडम भी बता देगी। चलो बताइए आप। सर हम भी बताएंगे। एक सेकंड, अभी महिलाएं बहुत हो गई है, पुरुष को आने दो। ये हम भी बताएंगे। किसने बोला था भाई? मनीष जी ने। मुकुंद चंद्र राय सर। मुकुंद चंद्र राय, बोलिए जल्दी से बोलिए। जी सर, रस का शाब्दिक अर्थ होता है स्वादन या रसानुभूति, जिससे हमें आनंद की अनुभूति, उसी को हम रस बोलते हैं। जैसे रस के बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे बीर रस यदि हम पढ़ा रहे हैं तो झांसी के रानी का जो कविता है उसका हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, और उससे हम उसी भाव और महिमा में हम लोग बोल सकते हैं। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदों ले हर बोलो को हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
बढ़िया बढ़िया। आपके पीछे का सीन बड़ा बढ़िया दिखाई दे रही है, क्या चीज़ है भाई? नहीं सर, वो ब्लर किए हुए सीन अच्छा नहीं है सर। चलो ठीक है, ओके ओके। सर मैं बताऊं रस के बारे में सर थोड़ा? मैं बताऊं? हाँ, एक 1 बाय 1 सब बताएंगे। शालू गुप्ता पहले, उसके बाद फिर सेकंड। जी सर, जैसे कि सभी ने बताया रस का मतलब होता है आनंद, और हम बच्चों को ये बताएंगे जिस तरह से हम अपने पुराने मित्र या अपने किसी मौसी पसंदीदा मित्रों से मिलने के बाद हमको जो आनंद मिलता है, इसी तरह से कविता को पढ़ते समय हमें आनंद मिलता है, जो अंदर से फीलिंग आती है, दिखाई नहीं देती है, अंदर से आती है। जिस तरह से मैं एक वीर रस की कविता बताती हूँ, उसको सुनेंगे तो आपके अंदर भी एक रस आएगा, एक उत्साह जागेगा। जैसे कि बरसों पर मैं बरसों वन में घूम बाधा भी नहीं। चलो कोई बात नहीं। अरे सॉरी चलेगा। ये भले उदाहरण नहीं बता रहे हो। मनीष पंचेश्वर, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर। यस। एक रस शब्द है जिसको कोई एक वक्ता, श्रोता या पाठक अपने मन में एक आनंद, अलग तरह के आनंद की अनुभूति करता है। ये हम मतलब या तो सुनकर के भी कर सकते हैं, देखकर भी कर सकते हैं, या महसूस करके भी। जैसे अगर हम किसी को कविता सुना रहे हैं तो एक जो श्रोता है वो सुन करके, जैसे अगर मैं कहूँ एक हास्य रस का है, मैं बहादुर हूँ, कागज तोड़ सकता हूँ, कागज मरोड़ सकता हूँ, मतलब एक ये सेंटेंस है। और फिर अगर हम वीर रस की बात करें तो अभी मुकुल सर जो बताए, बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताइए, एक मिनट हो गया। आप उदाहरण बता रहे हैं कौन से रस में क्या है, ये लोग सब बता रहे हैं, रस का सामान्य परिचय दे दिया। अब मुझे ये बताइए, ये जो रस है एक्चुअल में इसकी परिभाषा के साथ इसके रस के जो भाग है, सारे चीज़ें, भाव, विभाव, अनुभाव, ये संचारी भाव, ये क्या है, इनके भेद क्या है, इसको कौन बता सकता है? जी सर। हाँ यस, छाया मैडम को बताने दो, उसके बाद फिर सीमा गहलोत मैडम भी बताएगी। तो रस का अर्थ होता है आनंद, और रस को चार भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है? सर मैं बताऊं? हाँ, एक मिनट, कौन बोलना चाहे? सर जैसा कि यार आवाज नहीं आ रही है, बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। ये बीच बीच में जो माइक खोल लेते हैं ना, तो डिस्टरबेंस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। वो अच्छा बताने की कोशिश कर रही थी माया मैडम, आप लोगों ने। अब आप बताओ। सर हम बताएं? बिना, पहले आप अपना नाम बोलो, फिर बोलो कि हम बताएं कौन बोल रहा है। सर सीमा बोलो, कौन बोल रहे हैं? सीमा कौन है? सर जैसे कि मेरे सारे साथियों ने रस का अर्थ तो बता ही दिया है। फिर हम रस के बाद आता है विभाव। विभाव में सर दो भागों में विभाजित होता है, विषयालंबन और आश्रयालंबन। आश्रय होता है जैसे राम है और सीता है, जिसके मन में पहले भाव उत्पन्न होगा वो आश्रय है, और जिसके प्रति उत्पन्न होगा वो विषय है। और सर इसमें उद्दीपन भी होता है। उद्दीपन होता है जो हमारी परिस्थिति, जो आसपास हमारा जो वातावरण है। जैसे सर राम और सीता किसी उपवन में और बाग बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए, तो उसको देख के राम का मन जो उसको देख के आकर्षित होगा वो विभाव है। उसके बाद सर अनुभाव आता है। अनुभाव में वो शारीरिक चेष्टाएं करते हैं। जैसे राम ने सीता को देख के कुछ कहा तो वो शारीरिक उसमें आ जाएगा सर। अनुभाव के भी सर 4 भाग होते हैं। एक मिनट, चार अनुभव होते हैं, 4 प्रकार होते हैं अनुभाव के। चलिए मिथिलेश, ये अच्छा बताने का प्रयास किया सीमा मैडम ने भी। मिथिलेश मैडम, और आप बताइए बेहतर क्या बताना चाह रहे हैं? रस का वो जो है वो आनंद की अनुभूति होती है, जैसा कि सभी ने बताया है। लेकिन मैं उसके रस के अवयव बताना चाहूंगी सर। रस के 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सर विभाव को भी 2 भागों में तोड़ा गया है, उद्दीपक और आश्रय। वो मैम ने अभी बताया था। सर मैं दूसरा बताती हूँ, अनुभाव। अनुभाव के भी 4 भाग हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक
और सर आहार्य या और संचारी भाव है सर। अनुभाव जो होता है किसी की मतलब शारीरिक रचना को देखकर उठने वाले भाव, और ये वाचिक किसी के बोले जाने से उठने वाले भाव मन में, और आहार्य और सात्विक मतलब साधना से रिलेट हुए हैं। नहीं सर, होते हैं सर जो भाव हम किसी कारणवश अपने आप, जैसे कोई हम किसी से अचानक मिल जाए और हमारे मन में वो भाव उत्पन्न हो रहा है कि खुशी का एकदम दिख रहा है, या कोई डरावनी चीज जब हम देख लेते हैं, हमारे रोए जब खड़े हो जाते हैं, वो अपने आप होते हैं सर, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और जैसे कि मैम ने बताया कायिक, वाचिक, आहार्य सर होता है हमारी वेशभूषा, जिसके कारण हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों ने कुछ तो उसको स्पष्ट करने की कोशिश की। और कौन बताना चाहेगा इसमें जो और सरल तरीके से, सहज तरीके से इसको बताए रस के अवयव को? और भी कोई बताना चाह रहा है? सर अवयव के बारे में तो पता नहीं, क्योंकि हिंदी के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है मेरे पास। बस इतना कह सकता हूँ कि जो रस है, तो कोई राइटर, ठीक है सर, कोई राइटर अगर अपनी पंक्तियां लिखता है तो वो लिखते समय किस भाव का यूज कर रहा है, मेन चीज वो आनी चाहिए। जैसे कि सब बोल रहे हैं कि आनंद की अनुभूति आती, आनंद की अनुभूति आती, जरूरी नहीं है सर। भाव सर, कि भाव कुछ भी हो सकते हैं, आपके दुख के हो सकते हैं, गुस्से के हो सकते हैं, खुशी के हो सकते हैं, ये सब चीजें। जैसे सर तो हम कोई गाना सुनते हैं उससे भी हमें कुछ भाव मिलते हैं। सर विभाव का गाना सुनेंगे? ओके, सुमित्रा देवी मैडम आप कुछ बताना चाहेंगी? एक मिनट, सुमित्रा देवी मैडम, आपका भी हिंदी विषय है ना? आप अपना माइक म्यूट कीजिए ना, पहले माइक को अनम्यूट करो। क्वेश्चन था, प्रश्न नहीं, बीच में अभी जब बात जब कर रहे हो करने लीजिए थोड़ा सा। नमस्कार। हाँ बोलिए। हिंदी टीजीटी मेरा सब्जेक्ट। हाँ बताइए मैडम। सर रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव सर परमानेंट है, ये व्यक्ति में उसको वातावरण मिलते ही एकदम वही भाव निकलता है सर। जैसे सर किसी व्यक्ति में हास्य भाव ज्यादा होता है तो सर वो एकदम कैसा भी हो एकदम हास्य भाव की बातें करता है। और सर कुछ होते हैं सर वे भक्ति भावना से ओतप्रोत होते हैं सर, उनमें भक्ति रस होता है। अच्छी बात है। चलो ठीक है, देखो इसमें मुझे लगता है एक दिन हम रस के ऊपर ही चर्चा करेंगे, और रस के ऊपर बढ़िया से एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रस जो है इसमें स्थायी, इसमें क्रम से हमें बताना है। हाँ बोलो रचना मैडम, क्या बोल रही हो? किसी भी सिर्फ इसका वो बताओ ना, रस की परिभाषा नहीं, किसी भी चीज, किसी भी साहित्य को या किसी भी दृश्य को देखकर सुनकर जो हमारे मन में भाव उठते हैं उसको रस कहते हैं। रस के 4 भाग जो हैं, विभाव जो है रस का मुख्य कारण है, जिसकी वजह से कि स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और ये 2 भाग में बटा होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन सर वो मुख्य विषय होता है, जैसे अगर हम किसी भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति देखते हैं तो आलंबन जो है उस राधा कृष्ण की जो मूर्ति है वो आलंबन है, और उद्दीपन जो राधा कृष्ण की मूर्ति के चारों तरफ का जो प्राकृतिक दृश्य है, पेड़ पौधे, पक्षी, मोर, ये सब उद्दीपन का कार्य करते हैं। ये आश्रय और विषय क्या है? आश्रय सर जिसके ऊपर आलंबन के भाव हैं, दो आलम्बन के 2 भाव है, आश्रय और विषय, ठीक है ना? देखो विभाव 2 प्रकार के हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। यहाँ आलम्बन विभाव के 2 भाग है, आश्रय और विषय, ठीक है ना? और उद्दीपन जो है वो आप बता रही हो, आसपास का वातावरण और जो भी चीज़ें उद्दीप्त करने वाली होती है भावों को, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। सरल से सरल भाषा करने की हमें कोशिश करना है। स्थायी आश्रय की इच्छाएं होती हैं सर वो अनुभाव कहलाती हैं, और संचारी भाव जो हमारे मन में क्षणिक रूप से उत्पन्न होते हैं और थोड़ी थोड़ी देर पे अन्य रसों के साथ भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचरण करने की ही वजह से वो संचारी भाव कहे जाते हैं, कभी इस रस के साथ कभी उस रस के साथ। और
जिन रसों का कुछ देर के लिए हमारे मन में स्थायित्व हो जाता है, अपनी जगह बना लेते हैं, स्थायी रूप से हो जाते हैं, वही रस का स्थायी ओके भाव ओके होता है। ओके, चलो हमने रस की काफ़ी चर्चा कर ली, इसमें थोड़ा बहुत हमें काफ़ी कुछ समझ में आया सब लोगों को, लेकिन रस के बारे में एक परफेक्ट आंसर कोई वीडियो अगर बना सके तो बना के भेजना, देखते हैं। बच्चों को ऐसे भी बता सकते हैं कि हास्य रस, जैसे कि अगर हम किसी कलाकार को, हास्य कलाकार को देखते हैं, जैसे परेश रावल को, तो हमारे अंदर हास्य रस उत्पन्न होता है, या सनी देओल को देखते हैं तो उससे वीर रस की अनुभूति होती है। हाँ, ये आप सर उदाहरण दे सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, सुशील जी 1 मिनट रुकिए, फिर आपसे बात करेंगे इसके बाद हम। मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि रस जो है, इसको सरल सहज भाषा में बताने के साथ साथ हम एग्ज़ाम्पल, जो पारंपरिक एग्ज़ाम्पल चल रहे हैं, जो ज़माना बोलता आ रहा है, वही ना बोलें। कुछ ऐसे प्रत्येक स्थायी भाव के लिए, प्रत्येक रस के लिए कुछ ऐसा सरल उदाहरण और नया उदाहरण और प्रभावी उदाहरण हम अभी से नोट करके रखें, जो हमारे लिए याद रखना भी सरल हो, जिसका वाचन करना भी सरल हो और जो प्रभावी भी हो, है ना। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि साक्षात्कार में हमें अपने आप को प्रभावशाली तरीके से बाकी लोगों से थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करना है। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए, अभी मैं आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। नेहा राजपूत, अगर आप प्रेजेंट है तो बताना नेहा, फिर मैं बाकी लोगों, सुशील जी इसके बाद बोलेंगे, क्योंकि समय हो रहा है, फिर हमें एक दूसरा और एक छोटा सा इंटरव्यू थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा, नहीं तो हम मॉर्निंग में रखेंगे फिर बच जाएगा, तो क्योंकि टाइम पे सोना भी ज़रूरी है ना। तो मैं अभी एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये रस हमारा हो गया, अब मुझे बताइए कि छंद होता क्या है, छंद कहते किसे है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी वो कैसे कोई पहचान सकता है, इसके बारे में एक प्रश्न डेफिनेटली हम भाषा शिक्षक है तो पूछा जा सकता है, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी, है ना। पीजीटी को थोड़ा ज़्यादा गहराई से आंसर देना है, टीजीटी को थोड़ा सामान्य आंसर देना है, तो भी चलेगा। तो कौन बताएगा इसमें, बताइए मुझे। ममता मीना मैडम, आप बताना चाहेंगी क्या? सर, काव्य की रचना करते समय हमें निश्चित मात्रा, यति, गति, वर्ण आदि का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें छंद कहते हैं। सर, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। फिर मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो इन मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। सर, अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। आप ये बताइए कि अर्ध सममात्रिक छंद का कोई उदाहरण बताओ। जैसे सर, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। चलो ठीक है। और वार्णिक छंद का कोई उदाहरण बताइए। वर्णिक छंद, जैसे सर कविता एक वार्णिक छंद है, इसमें 31 वर्ण होते हैं और 15-16 वर्णों पे यति होती है। ये कौन सा छंद बताया आपने? कविता। कवित्त का कोई एक उदाहरण बता दो। जैसे सर, कवि देव का है। बोलिए। सर, याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। अरे दूध कहो, दुल्हा कहो, कोई कहो कि बेटा ना ब्याह। अच्छा, ओके। अभी चलो हम अभी और अन्य लोगों से थोड़ा दूसरे प्रश्न में कर रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट। ये बाबू विकास जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आप, क्या नाम है आपका? हाँ, बोलिए। सर, मेरा पीआरटी के लिए मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि अभी केवी माती में जब मैंने इंटरव्यू दिया था पीआरटी के लिए, वॉक इन इंटरव्यू था, वो कॉन्ट्रैक्टिव सेटिंग, तो एग्जाम हुआ था, पहले मैंने पास कर लिया, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पर अच्छे से मैंने जवाब दी थी, उन्होंने क्लैपिंग भी की थी, लेकिन मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया उनकी तरफ से, ना नेम आया ना कॉल आया मेरे लिए। नहीं, उन्होंने वेबसाइट पर आप पूरा रिजल्ट डाल दिया होगा, उसमें आपका कौन सा नंबर है वो पता लग जाएगा। नहीं मिला था सर।
कौन से केंद्रीय विद्यालय में दिया था? केवी माटी, कानपुर देहात। केवी माटी है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखते हैं वहाँ पे, या तो हो सकता है कि कोई अनुभवी व्यक्ति आपसे ज़्यादा काम कर रहा हो पहले से ही, या उनको कोई मिला हो जो केवी का अनुभव रखता हो, है ना? तो वहाँ मुझे लगता है बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इंटरव्यू देने आते हैं, तो साक्षात हाँ, लगभग यूँ मान के चलिए 500 प्लस लोग थे वहाँ पे। अरे बाप तो रे। फिर उन्होंने एक मतलब टेस्ट करवा लिया था मैंने, जिसमें 60 क्वेश्चन थे, तो मैंने वो भी पास कर लिया। टोटल 40 सेलेक्ट हुए, जिसमें 10वां नंबर मेरा था। लेकिन फिर उसके बाद इंटरव्यू दिया जाके तो टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा, एक्सपीरियंस हुआ थोड़ा किया। नहीं, वहाँ पे जो पद देखो, वहाँ पे पोस्ट कितनी वैकेंट है इस पे डिपेंड करता है। बड़े शहरों में तो मुझसे 6 या 7, 6 या 7 थे। हाँ, तो 6-7 को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लोगों का चयन किया होगा। और आप चाहें तो वहाँ जाके बात करें कि वो जजमेंट शीट के हिसाब से मेरा क्या नंबर है। चलो अभी ये, लेकिन वहाँ जाके आप डायरेक्टली बात करें, फिर मुझे बताना व्हाट्सएप के माध्यम से क्या हुआ। ओके ओके ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अब आप लोग देखिए, रस के बारे में बात हो गई, छंद के बारे में बात हो गई, तो मैं जब भी हम कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं तो इतने प्रभावशाली ढंग से वो आंसर दें जिससे लगे कि हमारी भाषा पे कितनी पकड़ है ना? हर प्रश्न वही है, रस वही है, छंद वही है, अलंकार वही है, वाक्य वही है, लेकिन बताने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है ना? आप में से ये जो, चलो अभी हम पीजीटी टीजीटी हिंदी का जो साक्षात्कार, मुझे लगता है कि अभी हमारा पार्ट 1 हो गया है। पार्ट 2 अभी 11 बज चुके हैं, पार्ट 2 हम बाद में लेंगे। मैं कुछ खास बातें आप लोगों को बता दूं जो भाषा शिक्षक को साक्षात्कार में ध्यान रखने लायक है। इसके बाद हम हमारे इस आज के इस जो ये मॉक इंटरव्यू है टीजीटी हिंदी का, इसका हम एंड करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ पर जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। 4-5 मिनट में बोलूँगा और उसके बाद फिर हम अगला फिर लेंगे, तो कल लेंगे, परसों लेंगे, या जब लेंगे मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहले भी हम हिंदी का इंटरव्यू ले चुके हैं, तो उसमें हमने बहुत सारे प्रश्न कवर कर लिए थे, वो मैंने आज नहीं पूछे हैं आप लोगों से। हमने अलंकार पर पूछा था, हमने वाक्य के भेद पर प्रश्न पूछे थे, हमने शब्द के भेद पर प्रश्न पूछे थे, हमने अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से सारे वाक्यों की बात की थी। ऐसे ही हमने रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ के बारे में बात की थी। हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण से लेके समुच्चय, बोधक वगैरह सब पर हमने चर्चा की थी। और इसी तरह से हमने सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पर चर्चा की थी। फिर हमने 8 प्रकार के जो वाक्य अर्थ की दृष्टि से होते हैं उन पर चर्चा की थी। संधि पर भी बात हुई थी, समास पर भी बात हुई थी, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा जो है ये इसका हमारा ये रहता है। ठीक है? और बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा ये चीज़ रहती। दिव्या गुप्ता मैडम, आप कुछ कहना चाह रही है कि आपने हैंड रेस किया हुआ है, या ऐसे ही हो गया? आपका माइक अनम्यूट करो पहले, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपने माइक अभी अपना म्यूट किया हुआ, अनम्यूट करो। अरे अपना माइक अनम्यूट 1 मिनट में। अच्छा, आप मुझे करने तो आपका होगा नहीं। ओके, आप करो, बोलो, अब बोलो। अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। जी सर, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही थी, मैं केवल सुन रही हूँ, आप जो बता रहे हैं वो नोट डाउन कर रही हूँ। चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। मैं 4-5 मिनट बोल रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन लेंगे। अपना माइक म्यूट करके रखें। ठीक है? पहली बात ये कि भाषा शिक्षक के रूप में आप जा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि आप भाषा के प्रति बच्चों की अभिरुचि पैदा कैसे करेंगे। उसका एक ही तरीका है, जो बाकी भाषा शिक्षक नहीं करते वो आप करेंगे। ठीक है ना? चाहे कहानी हो, चाहे गद्य हो या पद्य, अगर आप कोई कहानी पढ़ाएंगे तो आपकी कहानी कथन की शैली ऐसी प्रभावी होगी कि आप बच्चों से इतना घुल मिल जाएंगे कि बच्चों को इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे अपने कहानी सुनाने में,
जैसे कि कोई उनकी दादी या नानी कहानी सुना रही हो और बच्चा अपना ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये बच्चों को डिसिप्लिन में रखने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। तो आप कहानी कथन शैली के बारे में बताएंगे। फिर आप बोलेंगे कि प्रत्येक कविता को उचित उतार चढ़ाव, गति यति लय के साथ इस प्रकार से आप पढ़ाएंगे, उसका वाचन करेंगे कि बच्चों को लगेगा कि वास्तव में कविता का वाचन करना एक बहुत बड़ी कला है। ठीक है ना। तो आपकी एक हिंदी भाषा शिक्षक की गद्य और पद्य की अध्यापन प्रस्तुति शैली ऐसी प्रभावी होना चाहिए कि बच्चों को वो बांध करके रख सके और बच्चों की अभिरुचि उस अध्यापन के प्रति, अध्ययन के प्रति पैदा कर सके। ठीक है। दूसरा, भाषा शिक्षक का उच्चारण बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदी भाषा में दूसरी भाषा के शब्द न आएंगे, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग प्रसंगानुकूल और इस तरीके से किया जाए जिससे कि ये लगे ही नहीं कि वो हिंदी भाषा में कहीं और भी दूसरी भाषा का प्रयोग करके अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ ये तो हो गया आपका ये। जब आप रस पढ़ा रहे हैं तो रस को मैंने बताया आज कि रस को आप जब बताएं तो उदाहरण आपके अलग हो और अलंकार के भी उदाहरण कुछ इस तरीके से बताएं। आपको देखो अनुप्रास, यमक, श्लेष, इन तीनों के उदाहरण कुछ डिफरेंट, जो पारंपरिक है वो तो सब गाइडों में मिल रहे हैं। आप थोड़ा अलग से कुछ छाटिए, कुछ रामायण से निकालिए, कुछ दूसरे काव्य की पुस्तक में से देखिए, कुछ अपने मन से बना लीजिए, है ना। और रस के भी इसी तरीके से कर सकते हैं, अलंकार के भी ऐसे कर सकते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के ढेरों उदाहरण अलग अलग अच्छे कवियों की, कुछ अच्छे कवियों के जो प्रचलित है गीत, उसमें कुछ फिल्मों के गीतों में बड़े अच्छे अच्छे अलंकारों का प्रयोग हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से एक भाषा शिक्षक को रस पर, छंद पर, अलंकार पर, शब्द भेद पर, संधि, समास वगैरह सब पे जो भी है आप अपना थोड़ा डिफरेंट उदाहरण तैयार कीजिए और ये बताने का कोशिश कीजिए बोर्ड को कि हिंदी भाषा भारत की ही नहीं, ये विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है। इसमें जितने रोजगार उपलब्ध है उतने रोजगार किसी दूसरे माध्यम से तैयारी नहीं हो सकते। अंग्रेजी भाषा को पढ़ कर के ज़रूर कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त कर सकता है, लेकिन मालिक बनना है, सर्विस प्रोवाइडर बनना है, नौकरी देने वाला बनना है, तो वो लीडरशिप की क्वालिटी, वो उच्च गुणवत्ता युक्त व्यक्तित्व भाषा बना सकती है और भारतीय को तो हिंदी भाषा ही बना सकती है। उनको उदाहरण दीजिए। आज ऐसे एक दो नहीं, हजारों लाखों ऐसे यूट्यूबर है, यूट्यूब पर अपने चैनल के रूप में, चाहे लल्लन टॉप हो जैसे, ऐसे हजारों हो गए, रवीश कुमार और किसी के कितने कितने हो गए कि एक एक यूट्यूबर लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया महीना केवल हिंदी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति शैली के दम पर कमा रहा है। अब और जो नेता अभिनेता है वो हजारों लाखों करोड़ों रुपए, उनको अंग्रेजी भी बोलने वाले हैं, हिंदी बोलना नहीं आती, रोमन में लिखी हुई अंग्रेजी के डायलॉग सीख करके वो करोड़ों रुपए का तो टैक्स भरते हैं, उनकी कमाई इतनी है। समाचार पत्र पत्रिकाएं भारत में सर्वाधिक अगर किसी भाषा में हैं तो वो हिंदी भाषा में है। तो सोशल मीडिया के क्षेत्र में, समाचार पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, है ना, और इसके साथ जहाँ जिधर जाइए IAS IPS के क्षेत्र में, नेतृत्व के क्षेत्र में, आज जिस नेता को हिंदी भाषा में प्रभावशाली ढंग से बोलना आता है, लाखों लोग उसे सुनने के लिए एक टकटकी लगाए खड़े रहते हैं, 2-2 4-4 घंटे उनका इंतज़ार करते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का अभी बोलने वाला हो, उसको सुनने के लिए लोग जो है आते हैं, और जब वो उसका कैरियर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है हिंदी भाषा में बोलकर, वो कैसा लीडरशिप, कैसे नेतृत्व कर सकता है। तो कहने का मतलब ये, ऐसे मैंने आपको 4-5 एग्ज़ाम, आप 10-20 एग्ज़ाम्पल निकाल सकते हैं, फटाफट निकल जाएंगे।
विज्ञापनों की भाषा आजकल हिंदी है, नेतृत्व की भाषा आजकल हिंदी है, पत्रकारिता की भाषा हिंदी है, सोशल मीडिया की भाषा हिंदी है, अभिनय की भाषा हिंदी है। तो हिंदी कहाँ नहीं है, देश में सर्वत्र हिंदी है। और अंग्रेजी को जानने वाले 5% लोग भी नहीं हैं। भारत की जनसंख्या आज की तारीख में 1,42 करोड़ हो गई है ना। आज ये भी आज कल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन को पीछे छोड़कर भारत बन गया है। चीन की संख्या अब भारत से 30 लाख कम हो गई है। उसने अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल कर लिया, हम नहीं कर पाए। 30-40 लोग तो हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। कोई बांग्लादेश से इधर आ जाता है, कोई रोहिंग्या वाले आ जाते हैं, या कोई नेपाल से, भूटान से, तिब्बत से, कहाँ से, चाइना से, विभिन्न प्रकार के देशों से हमारे यहाँ इतने तो यात्राओं में लगे रहते हैं। 30-40 लोग तो 30-40 लाख लोग तो। एक ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ हर साल पैदा होता है, जो अब 2 ऑस्ट्रेलिया होने लग गए होंगे, ऐसा आप बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो युग चल रहा है, ये तो टोटली भाषा का युग है। भाषा जो है, ये हिंदी भाषा जो हमारी है, इस भाषा के माध्यम से हम क्या नहीं कर सकते, है ना। कहने का अब रोज़गार के बारे में जब बात करें तो आप इतने सारे रोज़गार गिना दीजिए उनको, पर आपको थोड़ा सा वर्क करना, नोट करना पड़ेगा कि इन क्षेत्रों में ये विज्ञापन जो है, चाहे अंग्रेजी भाषा में आप किसी कंपनी के मैनेजर बन जाइए, उसके डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाइए, सब कुछ कीजिए, डिज़ाइनिंग कीजिए, लेकिन उस प्रोडक्ट का लेबल तो अंग्रेजी में होगा, लेकिन जब उस प्रोडक्ट को प्रचार करना होगा तो आप हिंदी भाषा में करेंगे तो पूरा देश समझेगा। आजकल क्षेत्रीय भाषाओं में भी उसका किसी हजारों लाखों तरफ के जो विज्ञापन है, उनकी एडवर्टाइज की एक पंच लाइन का लाखों रुपया उसके लिखने वाले को मिलता है, और एक बार उसने लिख दिया तो उसको जीवन भर रॉयल्टी मिलती है। पुस्तक अगर एक बार आपकी एक प्रकाशित हो गई तो लाखों रुपए एक बार कमा लेंगे। अगर आपकी भाषा में दम है और मोटिवेशनल बुक है तो करोड़ों रुपए आप कमाते रहेंगे, जीवन भर आपकी पीढ़ियों को रॉयल्टी मिलती रहेगी। और ये जो प्रेरणादायक उद्बोधन जिनको देना आता है, जो मार्केटिंग के क्षेत्र में मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, वो ऐसे एक नहीं हजारों लाखों मोटिवेशनल स्पीकर है, जो चाहे जितना अंग्रेजी उनके पीछे लिखा पढ़ी में यूज़ हो रही हो, लेकिन वो बोलते हिंदी में और हिंदी बोल के अरबों रुपए कमा रहे हैं। आप देखो, आप एग्ज़ाम्पल दो उनको कि ये जो माहेश्वरी है मोटिवेशनल स्पीकर, और ये आपका बिंद्रा है, विवेक बिंद्रा, ऐसे एक दो नहीं, ऐसे हजारों लाखों है, आटनी पाटनी पता नहीं कौन कौन है। और ये करोड़ों रुपए, ये 1-2 लाखों का बिजनेस नहीं है इनका, करोड़ों रुपए का बिजनेस ओनली हिंदी बोल करके कमा रहे हैं। अगर इनकी ज़िंदगी से हिंदी निकाल दीजिए ना, तो इनके जो एक के पीछे इनकी आय में जितनी बिंदियाँ निकल गई ना, वो सारी बिंदी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो हिंदी भारत माँ की बिंदी है, और हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है जिसमें भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत के संस्कार और भारत का गौरव इसमें समाया हुआ है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप बता सकते हैं। आप जब भी बताएं तो अपनी भाषा पे इतनी पकड़ हो, इतने बढ़िया तरीके से बताएं कि लगे कि हमें तो ऐसा ही हिंदी शिक्षक चाहिए। ठीक है, जितनी बातें हमने की है, हम करते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, और आने वाले टाइम पे हर सब्जेक्ट के लिए वीडियो बनाकर भेजेंगे। इतने ये जो 5-7 हज़ार रुपये लेके मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, वो इतना सब कुछ बताते नहीं हैं, और वहाँ अंदर क्या बात हुई है बाहर वाले को पता नहीं चलता है, वो कुछ भी ओपन नहीं करते हैं। एक आध वीडियो ऐसा डाल रखा है, सब ने अपने अपने कुछ वीडियो जिसको देख के लगता है हवा बना दिया है उन्होंने वीडियो को, और उससे लगता है कि प्री डिजाइंड होता है उनका पहले से हाँ, ही। और उससे ऐसा लगता है जैसे कि डर पैदा कर रहे हैं शिक्षकों के मन में, और मैं रात दिन केवल डर दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली, मैंने भी आपको 10-12 मिनट और एक्स्ट्रा बोल दिया। तो आप सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर कल परसों मिलेंगे। अभी आज लास्ट डे नहीं है, अभी हमारा ये समझ लीजिए पहला दूसरा दिन था। और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अनुभव, अपना परिचय, अपने विचार
कुछ ना कुछ जो भी आप बना सके अच्छे वीडियो बना करके हमें भेजें, हम यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। तो वो क्या होता है कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो लाभदायक है या आपके लिए हानिकारक है या उसमें कोई सुझाव है, वो पता चलता है। हम जो कर रहे हैं उससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और आगे ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को निखारने का, मांझने का प्रयास करते हैं। सभी को थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार सर, कुछ प्रश्न पूछते हैं तो यदि आपकी आज्ञा हो तो। जल्दी बात करो, टाइम नहीं है, बोलो। सर एक्चुअली अभी मेरा JRF हुआ है, तो क्या पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में? आप देखो कोई पूछे, ये 12th लेवल के जो अगर PGT वाले में पूछे जा सकते हैं, TGT में साहित्य के गहन गंभीरता के से रिलेटेड कम पूछेंगे और TGT के लेवल के ही ज़्यादा पूछेंगे। लेकिन PGT में आपसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में पूछा जा सकता है, कपिल देव द्विवेदी के बारे में पूछा जा सकता है, भाषा विज्ञान के बारे में पूछा जा सकता है, भोलानाथ तिवारी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हिंदी साहित्य के जितने इतिहासकार हैं, जितने प्रसिद्ध लेखक हैं, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। कहानी के प्रकार क्या है, प्रेमचंद के बारे में, रामचंद्र शुक्ल के बारे में, ये जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये भक्ति काल, साहित्य काल, रीति काल, तो जो बहुत सारी चीज़ें अभी हमने गहराई से पूछा नहीं। मुझे लगता है कम से कम हिंदी भाषा की 10 इंटरव्यू हम लेंगे तब एक आप लोगों को थोड़ी ठीक ठाक तैयारी होगी। आज ये PGT हिंदी का एक्चुअल में हमारा दूसरा तीसरा इंटरव्यू था, इसके पहले हम ऐसी ही कुछ बातें करते आए, ठीक है ना। तो हम यहीं पे अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू नहीं होगा क्या? आप एक काम करो, प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू जो देने वाले लोग हैं, सर एक क्वेश्चन है मेरा, उसका प्लीज आंसर दे दीजिए। 1 मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा। जल्दी बोलो, मैं टाइम, मुझे भी तो टाइम सोना है, फिर मैं उठ नहीं पाऊंगा। पिछड़े बच्चों को कैसे आगे किया जाए? फिर से बोलो। सर शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए क्या करेंगे आप? वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में। कौन से पिछड़े बच्चे? शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए जो बच्चे होते हैं उनके लिए। उसी के लिए तो आपको नौकरी दे रहे हैं, उसके लिए नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो उन्हें पर्टिकुलर सटीक आंसर क्या दें? सटीक आंसर क्या है, बता रहा हूँ। सटीक आंसर ये है कि वो पिछड़ा हुआ बच्चा जिसको मान रहे हैं वो आपकी औलाद है, आपके घर में आपके सामने बैठा है वो बच्चा। आप उसके लिए जो करेंगे वही उस बच्चे के लिए करेंगे। हमारे घर में हमारा खून, हमारी अपनी संतान चाहे कितनी भी शैक्षिक रूप से पिछड़ी हो, आप पता करते हैं कि इस अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, मेरा ये बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। बड़ा बेटा तो या दूसरा बेटा तो इंटेलिजेंट है, इंजीनियर बन जाएगा, ये इसका जीवन कैसे गुजरेगा बेचारे का, ये अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा, जब तक मैं हूँ तब तक तो हूँ, मैं नहीं रहूँगी तो तब मेरे बच्चे का क्या होगा। ये भाव जब हमें अपनी औलाद के प्रति आते हैं, अपनी संतान के प्रति आते हैं, इसी भाव से जब आप उस बच्चे को देखेंगे तो सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आप उसको अलग से लेके बैठेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे और जितने सरल तरीके, जितने TLM, जितने प्रयोग हो सकते हैं, दृश्य श्रव्य माध्यम सब ले आएंगे उसके लिए। और फिर पेशेंस और टॉलरेंस के साथ, धैर्य और सहन शक्ति के साथ आप उसे अपनी माँ की तरह और उसे अपने सगी औलाद की तरह जब आप देखेंगे और ट्रीट करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान आपको दिखाई देगा। हम ये नहीं दावा करते कि वो बच्चा बहुत परफेक्ट बन जाएगा, लेकिन वो जहाँ है वहाँ से डेफिनेटली वो 10 कदम आगे चलेगा और जीवन भर आपको नहीं भूलेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, इससे बड़े और कोई आंसर नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। PRT का इंटरव्यू ले लीजिए सर। जी सर, थैंक यू।